नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, बीते दिनों जब मैं हिंदी के बेहतरीन कवियों की श्रृंखला पे काम कर रहा था तो मुझे कई वे कवि याद आते रहे जो दूसरी भाषाओं के हैं, विदेशों के भी और भारतीय भाषाओं के भी, जिनको पढ़ते हुए हम सब बड़े हुए, जिनको हमने लगभग वही मान दिया जो हिंदी के किसी भी कवि को दिया, बल्कि कुछ मायनों में वो हिंदी कवियों से ज्यादा मुझे अपने कवि लगे। आज एक ऐसे ही कवि को मैं याद करना चाहता हूं। आपको भी याद होगा, अवतार सिंह पाश। पाश का नाम लेते जैसे हमारी रगों में कुछ खौलने लगता है। वो कविता की जो सबसे क्रांतिकारी धारा कही जा सकती है, वाम चेतना, प्रगतिशील चेतना, आधुनिक चेतना से लैस, वो उसके शायद सबसे प्रभावशाली भारतीय भाषाओं के कवि रहे। पाश के होने का बहुत सारा मतलब था। एक तो वो क्रांतिकारी विरासत के कवि थे, लेकिन वो यही नहीं रुकते थे। वो इससे आगे मोहब्बत के, इंसानियत के, एक बहुत बड़ी मनुष्यता के कवि थे। उनको पढ़ते हुए जैसे जिंदगी के अर्थ खुलते थे, जिंदगी की खुलखुलाहट, जिंदगी की खिलखिलाहट को हम महसूस कर पाते थे। जैसे उनको पढ़ते हुए सपने जी उठते थे। उनको पढ़ते हुए हमने जाना कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। उनको पढ़ते हुए हमने जाना कि बीच का रास्ता कोई नहीं होता। दोस्तों, लेकिन जो उनकी बहुत चर्चित कविताएं हैं, मैं उन पे आज बात नहीं करना चाहता हूं। आज मैं एक बात और याद दिला दूं। वो पाश जो हैं, इन दिनों हम लोगों को देश के नाम पे बहुत डराया जाता है कि आप देश हित में नहीं हैं, आप देश के खिलाफ हैं। ये देश क्या होता है, कैसे बनता है, हमारा देश कौन है, ये भारत जो है, हमारे भारत की पहचान क्या है। ये बात जो पाश की कविता में इतने खूबसूरती, इतने खुलूस, इतने मुकम्मल ढंग से आती है कि लगता है कि हमारी ओर से पाश की कविता उन लोगों के लिए जवाब है जो छद्म देशभक्ति, जो पाखंडी देश प्रेम में डूबे हुए लोग हैं, जो अपने पाप, अपने अत्याचार देशभक्ति की आड़ में छुपाते रहते हैं। याद दिला दूं कि पाश को बहुत लंबी उम्र नहीं मिली थी। वो शायद 37 या 38 साल में गुजर गए थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और उसी कम उम्र में उनकी जेल की यात्रा भी शुरू हो गई थी। 1970 के आसपास वो जेल में थे जब उनकी कविताएं छप रही थीं, जब लोग जान रहे थे कि अवतार सिंह पाश नाम का एक जलता हुआ कवि उनके बीच किसी सूरज की तरह उग रहा है। वो सत्ता के खिलाफ थे, वो किसी भी तरह के फासिज्म के खिलाफ थे। और विडंबना ये है कि उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी, क्योंकि खालिस्तान की विचारधारा के भी वो खिलाफ थे। और किस दिन गोली मारी? उनकी शहादत का दिन इत्तेफाक से भगत सिंह की शहादत के दिन से मिलता जुलता है। 23 मार्च 1988 को पाश को आतंकियों ने गोली मार दी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, गोलियां कवियों को नष्ट नहीं कर पाती, वो और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। उनके खून के छींटे हमारी आत्माओं तक पड़ते हैं। और पाश अब भी बचे हुए हैं, अब भी हमारे लिए वो सारी हिकमतें जुटाते हुए जिससे हम इस सत्ता का, इस फर्जी देशभक्ति का, भारत के इस नाम का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, उनका विरोध कर सकें। तो आज मैं पाश की कुछ वो कविताएं आपके सामने रखना चाहूंगा जिसका वास्ता भारत से है, इस देश से है, जिसका वास्ता असली देशभक्ति से है। उनकी जो कविता है बहुत मशहूर कविता है। हालांकि मैंने कहा था कि मैं शायद वो कविताएं ना पढ़ूं जो हम सब जानते हैं, लेकिन अब मुझे संग्रह को पलटते हुए लग रहा है कि ऐसी कौन सी कविता पाश की है जिससे हम अपरिचित हैं। तो ये कविता है भारत। शीर्षक ही है इसका भारत। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ
खेतों के उन बेटों से हैं में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा जी चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेतों में दायर हैं जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। दोस्तों, भारत का अर्थ उनके लिए बहुत स्पष्ट था और इस भारत के नाम पे वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। इन दिनों देश की सुरक्षा का बहुत हवाला दिया जाता है। हर जगह तमाम लोगों को खारिज किया जाता है कि देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा के नाम पे जो पाखंड था उसको पाश किस तरह देखते थे। देखिए, अगर देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझे थे घर जैसी पवित्र चीज जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते में की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा। हम तो देश को समझे थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन गर्देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, गर्देश उल्लू बनाने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। गर्देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। अगर देश की सुरक्षा ऐसी होती है कि हर हड़ताल को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अकल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, मेहनत राजमहलों के दर पर बुहारी ही बनेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। ये पाश थे, देश को भी पहचानते थे, देश की सुरक्षा के नाम पर जो तमाशा चल रहा है उसको भी। और ये भूल जाइए, ये कविताएं आज की नहीं, कम से कम 40, 50, 60 साल पुरानी है। एक कविता इंदिरा गांधी के निधन के बाद उन्होंने लिखी थी और ये सच है कि वो बहुत ही, आज वो कविता लिखना संभव नहीं था, शायद उस दौर में भी संभव नहीं था, उसके लिए पाश होना पड़ता। लेकिन पाश ने लिखा, अपनी पूरी सख्ती से लिखा, पूरी निर्ममता से लिखा, अपनी वैचारिक दृढ़ता के साथ लिखा, और देखिए क्या लिखा है। यहां भी भारत आता है, यहां भी अपने भारत का सवाल आता है। वो लिखते हैं, मैंने उम्र भर उसके खिलाफ लिखा और सोचा है, मैंने उम्र भर उसके खिलाफ सोचा और लिखा है। इंदिरा गांधी की बात वो कर रहे हैं। अगर उसके शोक में पूरा देश शामिल है तो इस देश से मेरा नाम काट दो। मैं खूब जानता हूं नीले सागरों तक फैले हुए इस खेतों खानों भट्टों के भारत को, वह ठीक इसी साधारण सा, इसी का एक साधारण सा कोना था जहां पहली बार दिहाड़ी मजदूर पर उठा थप्पड़ मरोड़ा गया किसी के खुरदरे बेनाम हाथों में। ठीक वही वक्त था जब इस कत्ल की साजिश रची गई। कोई भी पुलिस नहीं खोज पाएगी साजिश की जगह, क्योंकि ट्यूबें सिर्फ राजधानी में जगमगाती हैं और खेतों खानों व भट्टों का भारत बहुत अंधेरा है। दोस्तों, थोड़ी लंबी कविता है, मैं उसको चाहता हूं उसका आखिरी नाम, आखिरी हिस्सा मैं पढ़ दूं। इसका जो भी नाम है, गुंडों की सल्तनत का,
मैं इसका नागरिक होने पर थूकता हूं। मैं उस पायलट की चालाक आंखों में चुभता हुआ भारत हूं। हम लोग आज इस दूरी से जब देखते हैं थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन याद कीजिए कि इंदिरा गांधी के निधन के बाद अगले 2 दिनों तक क्या हुआ था। देश की सड़कों पर किस तरह का नरसंहार चला था। और मैं अक्सर 84 के नरसंहार को 2002 की हिंसा से अलग नहीं पाता हूं। 1992 के बाबरी मस्जिद ध्वंस से अलग नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके पीछे एक ही तरह की शक्तियां सक्रिय थीं, जो तब पार्टी बदल के, नाम बदल के अलग अलग जगहों पे लूटपाट और कत्लो गारत में जुटी हुई थी। फिर वो आखिरी पंक्ति सुनिए, इसका जो भी नाम है, गुंडों की सल्तनत का, मैं इसका नागरिक होने पर थूकता हूं। मैं उस पायलट की चालाक आंखों में चुभता हुआ भारत हूं। राजीव गांधी पायलट थे। मैं उस पायलट की चालाक आंखों में चुभता हुआ भारत हूं। हाँ, मैं भारत हूं, चुभता हुआ उसकी आंखों में। अगर उसका अपना कोई खानदानी भारत है तो उस भारत से मेरा नाम काट दें। तो पाश के भीतर इस तरह की गर्मी, इस तरह की जोशीली शब्दावली है, लेकिन ये जोश नहीं है खाली, इसके पीछे पूरी एक वैचारिक समझ है। मैं चाहता था कि उनकी उन कविताओं का भी पाठ करूं जिनसे जिंदगी के मायने खुलते हैं, जिनसे क्रांति और मोहब्बत हमें कुछ करीब आते हुए लगते हैं, जिनको पढ़ते हुए लगता है कि हम अपने कर्तव्यों से कितनी दूर जा रहे हैं। युद्ध और शांति उनकी एक कविता है, जिसमें वो कहते हैं, यहां जिंदगी की बात वो लाते हैं। हम जिन्होंने युद्ध नहीं किया, तुम्हारे शरीफ बेटे नहीं है जिंदगी। हम जिन्होंने युद्ध नहीं किया, तुम्हारे शरीफ बेटे नहीं है जिंदगी। वैसे हम हमेशा शरीफ बनना चाहते रहे। हमने 2 रोटियों और जरा सी रजाई के एवज में युद्ध के आकार को सिकोड़ना चाहा। हम बिना शान के फंदों में शांति सा कुछ बुनते रहे। हम बर्छी की तरह हड्डियों में चुभे सालों को उम्र कहते रहे। जब हर पल किसी अकड़ाए शरीक की तरह सिर पर गरजता रहा, हम संदूक में छिप छिप कर युद्ध को टालते रहे। युद्ध से बचने की लालसा में हम बहुत छोटे हो गए। शांति घुटनों में गर्दन देकर जिंदगी को सपने में देखने की कोशिश है। तो दोस्तों, ये कविता है, बहुत लंबी कविता है, और उसकी आखिरी पंक्ति है, वक्त बहुत देर किसी बेकाबू घोड़े की तरह रहा है, जो हमें घसीटता हुआ जिंदगी से बहुत दूर ले गया है। और कुछ नहीं, बस युद्ध ही इस घोड़े की लगाम बन सकेगा। बस युद्ध ही इस घोड़े की लगाम बन सकेगा। दोस्तों, युद्ध को लेकर ये रूमानी ख्याल नहीं है, ये वो वास्तविकता है जिससे हम आंख चुराते हैं, जिससे आंख चुराते हुए पाश बताते हैं कि हम लगातार कुछ छोटे होते जाते हैं। लेकिन दुश्मनों की पहचान भी उनको थी। ये बात बोध था कि हर पुलिस वाला वो भी एक मामूली आदमी है, जो उनको पकड़ता है, जो उसको जेल में डालता है, किसी क्रांतिकारी को। उनकी एक कविता है, पुलिस के सिपाही से। मैंने इसका अलग अनुवाद पढ़ा था, यहाँ कुछ अलग अनुवाद है। उसमें अपनी पहचान को लेकर वो जो कहते हैं, सिपाही से संबोधित है। सिपाही बता, मैं अपने पीछे छोड़ आया हूं समंदर रोती बहने, किसी अनजान भय से बाप की हिलती दाढ़ी और सुखों का वर मांगती बेहोश होती मासूम ममता को। मेरी खुरली पर बंधे बेजुबान पशुओं को कोई छाया में भी न बांधेगा, कोई पानी न देगा, और मेरे घर में कई दिन शोक से चूल्हा न जलेगा। सिपाही बता, मैं तुम्हें भी इतना खतरनाक लगता हूं? भाई सच बता, तुम्हें मेरी छिली हुई चमड़ी और मेरे मुंह से बहते लहू में कुछ अपना नहीं लगता? मैं इसके बीच के हिस्से को, जहां हम अपनी पहचान बताते हैं, मैं वो हिस्सा सुनाना चाहता हूं। वो मुझे याद है। हाँ, वो बोलते हैं, पाश की कविता है, और इसको सुनिए तब समझ में आएगा कि व्यक्ति के होने का अर्थ, एक भारतीय के होने का अर्थ, एक सच्चे क्रांतिकारी होने का अर्थ उनके लिए क्या था।
मैं कोई सफेद पोश कुर्सी का बेटा नहीं, इस देश की भावी को गढ़ते असंख्य लथपथ चेहरों में से एक हूं। मेरे माथे से बहते पसीने की धार से इस देश की कोई भी नदी बहुत छोटी है। किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ मेरे जख्मी होठों की चुप से अधिक पवित्र नहीं है। तो जिस झंडे को एड़ियां जोड़कर देता है सलामी, उसके किसी भी हमारे किसी भी दर्द का इतिहास उसके 3 रंगों से बहुत गाढ़ा है, और हमारी रूह का हर एक जख्म उसके बीच चक्र से बहुत बड़ा है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे कीलों वाले बूटों तले कुचला पड़ा भी माउंट एवरेस्ट से बहुत ऊंचा हो। मेरे बारे में तुम्हारे कायर अफसर ने गलत बताया है कि मैं इस हुकूमत का मारक महादुश्मन हूं। नहीं, मैंने तो अभी दुश्मनी की पूनी भी नहीं छुई है। तो ये अवतार सिंह पाश थे, जिनको भगत सिंह की शहादत के दिन अलगाववादियों, आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, जिनकी कविताएं ऐसी हैं कि आज के हुक्मरान भी उनको जेल में रखना चाहेंगे, आज भी उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होंगे। हम उनको याद कर सकते हैं, उनकी कविताओं को याद कर सकते हैं, और सोच सकते हैं कि इस लगातार मुश्किल होती व्यवस्था में, इस लगातार खौफनाक होती व्यवस्था में हम अपने सच को किस तरह कहें, उस पर किस तरह टिके रहें, और अपने लड़ने की कौन सी नई हिकमतें खोजें। मेरे लिए ये कविता पाठ इसी हिकमत का एक रूप है। शुक्रिया।